सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। हिंदुस्तान की फिजा में जहर घोल रहा हूँ। सावधान मित्रों, मैं सियासत खोर बोल रहा हूँ। नमस्कार, खुशामदीद। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में आज हम इलेक्शन की बात करेंगे। बिहार हमारा फोकस होगा क्योंकि बिहार का इलेक्शन अक्टूबर में होने वाला है और अमित शाह ने इस इलेक्शन का बिगुल जून में ही बजा दिया है अपने वर्चुअल रैली के द्वारा। कितने कर्मठ है ना हमारे नेता, इलेक्शन की तैयारी 4 महीने पहले ही स्टार्ट कर दी। अरे इतने कर्मठ तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स भी नहीं होते, वो भी एग्जाम के एक दिन पहले ही अपनी तैयारी शुरू करते हैं। जहां बिहार में लोग भुखमरी और कोरोना से मर रहे हैं, वहीं ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं। आज तो आप बिहार में बिहारियों की अच्छाइयां गिना रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बिहार के लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं। पर कुछ ही दिनों पहले कहाँ गई थी आपकी ये उदारता और सहानुभूति, जब बाहर के शहरों में यही बिहारी मजदूर भूख की मार झेल रहे थे? कहाँ थी आपकी ये श्रद्धा जब लॉकडाउन लगाने के समय आप इन मजदूरों को भूल गए? लोगों को विदेश से एयरलिफ्ट कराया था ना, कहाँ गई थी आपकी बुद्धि जब इन मजदूरों को पैदल घर जाने के लिए छोड़ दिया था? अरे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कम से कम खाने पीने का जुगाड़ तो कर देते। बल्कि आपने क्या किया, आपने उन बर्बर और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को खुला रोड पर छोड़ दिया कि मारो इन कीड़ों को जो रोड पर दिख जाए। मक्खियों की तरफ बीमारी फैलाना चाह रहे हैं। अरे सरकार, बीमारी से हम लोग आज मर रहे हैं, पर ये लोग अपनी जिंदगी में डेली मरते हैं। कोरोना तो आज आया है, पर भूखमरी, कुपोषण, गरीबी, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से ये सालों साल मरते आ रहे हैं। और हाँ, इनके हालत के जिम्मेदार आप हैं, कोई एक पार्टी नहीं बल्कि पूरी नेता मंडली। आपको बिहार में वोट चाहिए? क्या किया है आपने बिहार के लिए? कांग्रेस थी तो बिहार के खनिज को लूटा, आरजेडी थी तो बिहार के भाईचारे और सम्मान को लूटा, जदयू आई तो काम के नाम पर साल काटती रही, बीजेपी के साथ जदयू गठबंधन में आई तो धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ा। गलती आपकी थी। सब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं यहाँ पर जो समझ सके कि पॉलिटिक्स में क्या होता है। शायद तभी आपने इनको पढ़ने नहीं दिया। आप चाहते थे कि ये लोग अनपढ़ रहे ताकि आपकी ओछी सोच को समझ ना सके। आपने इनको गरीबी और बीमारी के दलदल में ढकेल दिया ताकि ये पाई पाई को मोहताज रहे और इलेक्शन में 500 के नोट पर बिक जाएं। सरकार, गलती बस इनकी इतनी थी कि इन्होंने आप पर भरोसा किया। बिहार भारत में क्षेत्रफल के मामले में 12वें नंबर पर आता है और पॉपुलेशन के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। अगर आप चाहते तो यहाँ इतनी जगह और संभावनाएं थी कि वापस से सम्राट अशोक के समय वाला बिहार बन सकता था, जहां बाहर से लोग यहाँ पढ़ने, काम करने और इलाज कराने आ सकते थे। घिन आती है आप लोगों पर, सिर्फ हमें नहीं पूरे देशवासियों को। अगर किसी के दिल में झांक कर लोगों के लिए इज्जत देख सकते तो दावा है मेरा कि नेताओं की इज्जत सबसे नीचे मिलेगी। आपने पॉलिटिक्स को इतना गंदा बना दिया कि लोग अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में भेजना नहीं चाहते। सालों भर आप अपने कुर्सी पर तशरीफ जमा कर बैठे रहते हैं। जब आपकी तशरीफ उस कुर्सी में नहीं समा पाती, तब आप अपने बेटे या बेटी को उत्तराधिकारी बना देते हैं। अरे समाज के विकास की बात करते हैं आप अपना विकास करना चाहते हैं। एग्जाम्पल चाहिए तो लीजिए, लालू जी ने 15 साल बिहार को लूटा। जब खुद लूटने की हिम्मत नहीं रही तो पत्नी राबड़ी देवी को कुर्सी पे डाल दिया। अरे चच्चा, उनको सिग्नेचर करना नहीं आता था, पर ऐसे लोग हमारे सीएम रह चुके हैं। दलित और छोटी जाति की राजनीति कर रहे थे ना आप, तो आज भी क्यों हर शहर में नाली और बाथरूम साफ करने वाले छोटी जाति से हैं? क्यों समाज से बाहर रहने पर मजबूर हैं? क्यों आज भी रिजर्वेशन की जरूरत है? फिर लालू जी घोटाले में फंस गए और अपने दोनों बेटों को पॉलिटिक्स में उतार दिया। अरे नेपोटिज्म की भी सीमा होती है, और वो भी कहाँ पढ़े लिखे। जब आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके तो राज्य आपसे क्या उम्मीद रखेगा? उसके बाद आते हैं नीतीश जी, जंगल राज का हवाला देते हुए तरक्की की नई उम्मीद बनकर अपने सुशासन बाबू। लोगों को लगा अब बिहार का भविष्य बदल सकता है, पर नहीं,
आप भी तो नेता हैं, लोगों के उम्मीद को तोड़ने की आदत सी है। 3 बार सीएम बने पर किया कुछ नहीं सरकार आपने। रोड आज भी टूटे हुए हैं। स्कूल की हालत देखनी हो तो अपने ही गांव में स्कूल जाकर देखें, कितने टीचर्स आते हैं और कितने बच्चे पढ़ पाते हैं। अब हेल्थ की बात करते हैं तो जब बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ तीसरी सबसे ज्यादा आबादी है, तो हॉस्पिटल्स के मामले में 30वें नंबर पर क्यों आता है? हॉस्पिटल में बेड्स और वेंटिलेटर्स के मामले में 22वें नंबर पर क्यों आता है? तो चचा, ये क्यूट से चेहरे पर कब तक वोट लेते रहोगे? अरे आपका अपना कोई आदर्श है या नहीं? जिस आरजेडी के खिलाफ पहली बार लड़े थे, उसी आरजेडी के साथ बाद में गठबंधन बना लिए और बीजेपी को तानाशाह कहने लगे और आज फिर बीजेपी के कदमों में लिपट गए। ठीक है, अब हम पूज्य बीजेपी के बारे में बात करते हैं। क्या कहा था आपने पिछले इलेक्शन में? दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को दे रही है, तो मोदी जी कहाँ है वो पैसा? दिए कि नहीं दिए? नहीं, पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि पैसा आता नहीं दिखा। फिर भी आप बोले थे तो जरूर दिए होंगे, और जब दिए तो खर्चा किए कि नहीं, या फिर बाकी पैकेज के तरह खर्चा करने का समय नहीं मिला? अगर खर्चा किए तो दिखता काहे नहीं है? हिसाब देंगे या फिर पीएम केयर फंड के तरह ये भी आरटीआई के अंदर नहीं आता? अरे बिहार के लोग तो इतने उदार हैं कि उनके डीएनए को खराब कहने पर भी उन्होंने आपको मौका दिया। जहां आपके अधिकारी कहते हैं कि भारत को पीछे रखने में बिहार का हाथ है, तो चचा, बिहार को पीछे रखने में आपका हाथ है। अब पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है कि लगता है कि आपको सिर्फ वोट लेने और सरकार बनाने से मतलब है। दुनिया में कोरोना फैलने की बात आ चुकी थी, पर आपने लॉकडाउन लगाने में लेट किया। उसी बीच आपने नमस्ते ट्रम्प भी आयोजित किया। क्या हम पूछ सकते हैं कहाँ से आया वो पैसा? और गुजरात में दीवार क्यों खड़ा करना पड़ा? क्या आप अपने लोगों से ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं? जब बिहार में वोट चाहिए तो पैकेज पर पैकेज अनाउंस करते हो, बाकी दिन कान में तेल डालकर सो जाते हो। अब तो ये लगता है कि आपने लॉकडाउन इलेक्शन के लिए हटाया है, नहीं तो जहां बाकी देशों ने इन्फेक्शन स्लोप के नीचे जाने के बाद ही लॉकडाउन हटाया, आप हमारे उठते स्लोप के समय क्यों हटा रहे हो? जहां गांव के लोग भूख से मर रहे हैं, वहीं आप वर्चुअल रैली कर रहे हो। एक बात बताइए, क्या आपने हर घर में एलसीडी और इंटरनेट भेज दिया है? नहीं ना। जो मोहल्ले में एलसीडी से लैस वैन्स भेज रहे हो, वहां लोग इकट्ठा तो होंगे ही, और इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। आपके एक मंत्री ने कहा था कि भारत में सभी का टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्शन के समय आप घर घर कैसे पहुंच जाते हो? और अगर ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है, तो ये एलसीडी और वर्चुअल रैली के पैसे कहां से आ रहे हैं? पीएम केयर फंड से। अब इस वीडियो को बनाने के पहले जब हम थोड़ा रिसर्च कर रहे थे, तो अचानक एक फोटो हमारे दिमाग में घूमने लगा। उस फोटो में कई छोटी बच्चियां बैठी हुई थी, सब नए नए कपड़े में थी, हर रंग के कपड़े थे उनके। सभी बच्चियां चटाई पर बैठी थी और एक औरत और एक मर्द उनका आशीर्वाद ले रहे थे। ये फोटो हमारे दिमाग में चिपक गया और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कहते हैं ना, बात पेट में है पर जुबान पर नहीं आ रही, वैसा ही कुछ था। हमको पता था कि उस फोटो में हो क्या रहा है, पर याद नहीं आ रहा था कि उस पूजा को कहते क्या हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब याद नहीं आया, तब हमने अपनी माँ से पूछा कि कोई पूजा है ऐसा जिसमें छोटी बच्चियों की पूजा की जाती है? तब माँ ने बताया, उस पूजा को कन्या पूजन कहते हैं, जिसमें छोटी बच्चियां पूजी जाती है, क्योंकि वो माँ दुर्गा की अवतार हैं। अब भैया, ये बात तो क्लियर हो गई कि उस पूजा को कहते क्या हैं, पर ये इलेक्शन वाली रिसर्च के बीच में कन्या पूजन की बात हमारे दिमाग में क्यों आई? तो हमने फिर माँ से पूछा कि इस पूजा में होता क्या है, तो माँ ने बताया कि इसमें छोटी बच्चियों को आमंत्रित किया जाता है, उनको अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं और थोड़ी दक्षिणा देकर आशीर्वाद ली जाती है। तब हमने पूछा कि ऐसा त्यौहार साल में कितनी बार आता है? तो माँ बोली, सिर्फ एक। ठीक है, हमारे मन की जिज्ञासा मिट गई थी, तो वापस स्क्रिप्ट की ओर मुड़े और इस वीडियो में भारत में होने वाले इलेक्शन पर पॉइंटर्स लिखना शुरू किया। लिखते लिखते ही हमें क्लिक किया कि वो फोटो हमारे दिमाग में आया क्यों। अब समझिए, हमारा दिमाग भी अजीब होता है, ये एक जैसे रिलेटेड चीज़ों को एक ही फोल्डर में रखता है। जब आप उस फोल्डर से रिलेटेड कुछ सोचते हैं, तो दिमाग उस फोल्डर को खोल देता है और उसमें रखी सारी चीज़ों का छोटा छोटा थंबनेल दिखाता है।
अब आप पूछेंगे कि कन्या पूजन और इलेक्शन में क्या समानता है। तो बात ऐसी है कि समानता है, और उसको समझने के लिए आपको अपने विचारों को खुला रखना होगा, पूरी बात सुननी होगी। फिर अगर आप कहीं भी डिसएग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो जैसे कन्या पूजन साल में एक बार आता है, वैसे इलेक्शन 5 साल में आता है। कन्या पूजन में कन्याओं की पूजा की जाती है, इलेक्शन में आपकी पूजा की जाती है। कन्या पूजन में कन्या माँ दुर्गा की अवतार होती है, तो इलेक्शन में जनता वोट का अवतार होता है। कन्या पूजन में कन्याओं को अच्छी पकवान खिलाई जाती है, तो आपको इलेक्शन में मांस मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। कन्याओं को आशीर्वाद के लिए दक्षिणा दी जाती है, तो आपको वोट के लिए पैसे दिए जाते हैं। कन्याओं को इकट्ठा करने के लिए घर के लोग जाते हैं, तो आपको इकट्ठा करने के लिए रैली और पोलिंग बूथ लगाई जाती है। कन्या पूजन के बाद लड़कियों को बोझ और अशुद्ध माना जाता है। आपको भी इलेक्शन के बाद कीड़ा समझा जाता है। जैसे सालों भर लड़कियों को रीति रिवाज और संस्कार के नाम पर बांध कर रखा जाता है, आपको भी जाति, धर्म, बेरोजगारी और शिक्षा के नाम पर बांध कर रखा जाता है। जैसे लड़कियां इन बंधनों के खिलाफ जाए तो आवारा और बच्चलन कही जाती है, तो वहीं अगर आप अपने मुद्दे की बात उठाए तो आपको कम्युनिस्ट, अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कहा जाता है। जैसे लड़कियां सो कॉल्ड समाज के द्वारा तय किए हद से ज़्यादा बाहर निकले या आवाज़ उठाए तो उनका रेप या मर्डर हो जाता है। वैसे ही अगर आप ज़्यादा सवाल पूछे तो आपको पीएसए और यूएपीए में अंदर डाल दिया जाता है या फिर मर्डर करा दिया जाता है। पर जैसे लड़कियां माँ दुर्गा और काली की अवतार होती है, वैसे ही आप लोकतंत्र में भगवान के अवतार हैं। मेरे नज़रिए से समय आ गया है बदलने का। हमारी लड़कियों से गुजारिश है कि आप अपने सच्चे अवतार को धारण करें। जैसे माँ काली के पहनावे पर कोई सवाल नहीं उठाता, उनके रंग को नीचे नज़र से नहीं देखता, वैसे ही आपके कपड़े या रंग पर सवाल उठाने का हक किसी का नहीं है। और अगर कोई उठाए तो आपको पता है माँ काली ने असुरों के साथ क्या किया था। अब रही बात हमारे प्रजातंत्र के भगवानों की, तो डरिए मत, आप अजय हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल करना सीखिए, तभी इस पापी समाज का कल्याण होगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका वोट और आंदोलन है। वोट उसे दे जो काम करे, अगर काम ना करे तो आंदोलन पर उतर आए। अगर कोई ऑफिस जाकर काम नहीं करता तो उसे ऑफिस जाने का हक नहीं है। तो ये रोड्स और हाईवेज को ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा। शांतिप्रिय आंदोलन को अब कोई भाव नहीं देता, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून हाथ में ले ले और तोड़फोड़ करने लगे। मेरा सुझाव है कि शांतिप्रिय तरीके से अपने नेताओं के दरवाजों पर बैठ जाएं। अगर वो आपका काम नहीं कर सकते तो घर में रहे। घर से बाहर तब तक ना निकले जब तक वो आपका काम करने को तैयार ना हो। और हाँ, इन नेताओं को चुना भी आपने ही था, तो गलती आपकी भी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा व्यस्त हैं कि आपको आसपास के मुद्दे नहीं पता, तो बिहार में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया है और उस वीडियो में समाधान भी बताया है। वो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर टाइटल बॉक्स में है। तो इस बार नेता को चुनने में समझदारी दिखाएं। 4 महीने का समय है, अपनी डिमांड सामने रखें और नेताओं से टाइमलाइन मांगे कि वो कब तक आपके डिमांड को पूरा कर सकते हैं। जो डिमांड पूरा करने के लिए राजी हो उनसे रोड मैप मांगे कि कैसे ये काम पूरे होंगे, तभी किसी नेता को चुने। अगर आप अपने बेटे बेटी या खुद के लिए वर वधू या एक सिंपल सी सब्जी खरीदने में इतना सोचकर फैसला लेते हैं तो नेता चुनने में क्यों नहीं। और हाँ, एक हिदायत है कि कहीं फिर से बेकार नेता को ना चुन ले। बिहार में एक कहावत है कि नाय मामू से अच्छा काना मामू। तो कोई काम ना करने वाले नेता से अच्छा ऐसा नेता है जो थोड़ा काम करने को तैयार है। बाकी चुनाव के बाद नेताओं के गर्दन पर खड़े हो जाएं। जिंदगी इतनी खराब कर दीजिए कि वो काम करने को मजबूर हो जाए, क्योंकि आप उनके नहीं, वो आपके नौकर हैं। जी धन्यवाद।